Assalamu alaikum and walaikum assalam. गुड मॉर्निंग निम्रा एंड नफीसा। आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? कैसे हैं आप सब लोग? जी बेटा, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल जस्ट 11 स्टूडेंट्स आर हेयर। जल्दी जल्दी से अपने स्टूडेंट्स को भी कम्युनिकेट करें, ज्वाइन कर लें ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आ जाएं। जस्ट 17 स्टूडेंट्स आर हेयर। अच्छा जी, जो स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? क्या टॉपिक था जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया? किसी स्टूडेंट को मालूम है, कोई शेयर करना चाह रहे हैं? थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, पता लगे कितना समझ आ रहा है, कितना याद रह रहा है। अच्छा सारा, ये कौन सा टाइम है नाश्ता करने का? क्लास नहीं लेनी, नाश्ता करना है। I'm asking that what we have covered yet। ट्रैक्शन पढ़ी थी और उसकी टाइप्स पढ़ी थी। ओके सारा, ट्रैक्शन की टाइप्स याद हैं? कौन कौन सी टाइप्स पढ़ाई थी मैंने ट्रैक्शन की?
और क्या पढ़ा था? सिर्फ ट्रैक्शन की टाइप्स पढ़ी थी और कुछ नहीं पढ़ा था? चलिए हम लेक्चर अपलोड कर लेते हैं, मीनवाइल जो थोड़े बहुत स्टूडेंट और हैं वो ज्वाइन कर लें, तो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसिपल्स पढ़े थे ट्रैक्शन के, उरूज ने हमें बताया, ठीक है। प्रिंसिपल याद है कोई? अच्छा मुझे टाइप्स नहीं बताई सारा ने ट्रैक्शन की, किसी और स्टूडेंट को भी याद नहीं है ट्रैक्शन की टाइप्स? कोई एक आध टाइप तो याद हो ट्रैक्शन की। उरूज असलम ने बताया कि हमने ट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। उरूज को या किसी और स्टूडेंट को कोई एक प्रिंसिपल याद हो ट्रैक्शन का? वालेकुम अस्सलाम साफिया, बॉक्स ट्रैक्शन, ओके नफीसा। चलिए जी लेक्चर अपलोड कर लेते हैं। ओके, बॉक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन और प्रिंसिपल नहीं याद किसी को ट्रैक्शन के? बैलेंस ट्रैक्शन, मेंटेन लाइन ऑफ पुल, ठीक है। समर, अगर आप प्रिंसिपल बता रही हैं तो यू आर राइट कि हमने अपनी ट्रैक्शन को जो है वो बैलेंस रखना है। उसका क्या मतलब था कि काउंटर ट्रैक्शन अप्लाई करनी है उसके साथ ना, जो फोर्स वज़न की वजह से, वेट की वजह से जो पुलिंग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, उसके ऑपोजिट में काउंटर ट्रैक्शन भी हमने अप्लाई करनी है, प्रिवेंट करनी है फ्रिक्शन, ठीक है, गुड। लाइन ऑफ पुल मेंटेन रखना है, गुड। बॉडी अलाइनमेंट, जी हाँ बिल्कुल, बॉडी अलाइनमेंट का भी ख्याल रखना है। पेशेंट को बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं रखना बॉडी के, बेड के कॉर्नर पे बॉडी नहीं होनी चाहिए। और सारा ने आंसर दिया है कि वेट को भी अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है, और काउंटर ट्रैक्शन मेंटेन रखनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें याद हैं इसका मतलब है, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, एक्सटर्नल फिक्सेटर्स के बारे में भी हम पढ़ चुके थे, इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट हमने पढ़ी थी, उसके बाद हमने ट्रैक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव ट्रैक्शन पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने स्केलेटन ट्रैक्शन और स्किन ट्रैक्शन इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, बैलेंस ट्रैक्शन और जी मैनुअल ट्रैक्शन पढ़ी थी, स्किन ट्रैक्शन पे वेट कितना होना चाहिए, बॉक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन क्या होती है, उस पे कितना वेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और आई थिंक यस एग्जैक्टली हमने नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं पढ़ी थी। चलिए अब हम नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़ लेते हैं। अगर एक पेशेंट को बॉक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन अप्लाई हुई है तो उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? First of all, ensuring effective traction. To ensure effective skin traction, it is important to avoid wrinkling and slipping of the traction bandage and to maintain counter traction. देखें सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो ट्रैक्शन हमने अप्लाई की है इट शुड बी इफ़ेक्टिव। ज़ाहिर है अगर वो इफ़ेक्टिव ही नहीं होगी, हमने उसको इस तरीके से अप्लाई किया होगा कि उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं आ रहा होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रैक्शन, एंड टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रैक्शन के स्किन ट्रैक्शन अच्छे से अप्लाई हुई है, बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जो रिंकल्स होते हैं उसको अवॉइड, यानी जब हम ज़ाहिर है स्किन ट्रैक्शन के लिए, आपने देखा ना मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि हम बैंडेज सी है उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस जो बैंडेज है उसमें कहीं रिंकल्स नहीं आने चाहिए। और जो ट्रैक्शन की बैंडेज है उसको जिस जगह अप्लाई करना है इस तरीके से अप्लाई करना है कि वो अपनी जगह पे रहे, वो वहाँ से स्लिप ना हो, ठीक है जी। और काउंटर ट्रैक्शन तो पहले आपको बताया था कि बेड की पोजीशनिंग
क्या होनी चाहिए, पेशेंट की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, बॉडी अलाइनमेंट का ख्याल रखना है ताकि काउंटर फोर्स अप्लाई हो सके। प्रॉपर पोजीशनिंग मस्ट बी मेंटेन्ड टू कीप द लेग इन अ न्यूट्रल पोजीशन to prevent bony fragments from moving against one another. The patient should not turn from side to side. However, the patient may shift position slightly with assistance. अच्छा, अब जो भी बोनी फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे फ्रैक्चर हो सकता है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा बोनी फ्रेगमेंट्स हैं, उनको हमने इमोबाइल किया हुआ है, जॉइंट किया हुआ है ताकि वो हील अप हो जाएँ और अपनी जगह पे फिक्स हो जाएँ। तो हो सकता है कि ज़ाहिर है स्टार्टिंग में तो वो एक-दूसरे के साथ फ्रिक्शन उनकी हो सकती है, एक-दूसरे के साथ उनको रगड़ लग सकती है। तो इस चीज़ का हम किस तरह से ख़्याल रखेंगे कि जो पेशेंट है वो खुद से इस तरह से साइड टू साइड टर्न ना करे, बल्कि पेशेंट को स्लाइटली शिफ्ट कर सकते हैं, यानी एक जगह लेनी असिस्टेंस के साथ, अकेले ना करें, यानी अपना अपना जो बॉडी का वेट है वो अपने ऊपर ना रखें, यानी उसको नर्स या फिर उसके साथ जो भी अटेंडेंट है वो उस पेशेंट की पोजीशन असिस्टेंस के साथ चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। पेशेंट को बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन लगी हुई है, स्किन ट्रैक्शन लगी हुई है पेशेंट को, तो हमने देखना है कि मॉनिटर करना है और मैनेज करना है कॉम्प्लिकेशंस को। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मॉनिटरिंग होगी, ताकि मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता लगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रही, हम उससे उसको बचा सकें। और अगर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन कोई भी हो चुकी हैं तो उसको हम मैनेज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्किन ब्रेकडाउन। ड्यूरिंग द इनिशियल असेसमेंट द नर्स आइडेंटिफाइज सेंसिटिव फ्रेजाइल स्किन विच इज़ कॉमन इन ओल्डर एडल्ट। सबसे पहले देखें, यही बात जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की कि अगर किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो उसको हमने मॉनिटर भी करना है सबसे पहले। तो स्किन ब्रेक डाउन का यहाँ पे चांस होता है, तो इनिशियल असेसमेंट जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, अब ये हमारे ख्याल रखने की बातें हैं कि जैसे ओल्डर एडल्ट्स हैं तो उनकी स्किन बहुत फ्रेजाइल होती है, हमें या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनको स्किन एलर्जी है, तो सेंसिटिव स्किन वाले लोग हो गए, फ्रेजाइल स्किन जैसे ओल्डर एडल्ट्स में होती है, सबसे पहले उनकी इनिशियल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। The nurse also closely monitors the status of the skin in contact with tape or foam to ensure that shearing forces are avoided. नर्स को इसके अलावा मॉनिटर करना है, जो भी हमने आपको बताया था कि जो हम ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं, स्किन ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, वो एक किस तरह का फोम का बूट था वो हमने आपको दिखाया था। तो वो अप्लाई किया हुआ है और उसके साथ आपको पता है टेप भी अप्लाई किया हुआ होता है, उससे उसको फिक्स किया हुआ होता है। तो ये चीज़ें जो हमने अप्लाई की हुई हैं स्किन के ऊपर, स्किन इनके साथ इन कांटेक्ट है, तो उसकी वजह से शेयरिंग फोर्सेस का मतलब ये है कि स्किन को डैमेज करने वाली जो फोर्सेस होती हैं, जो थोड़ी रगड़ की वजह से या वो खींच जैसे होता है ना, टेप वगैरह स्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा स्टिकी, उन चीज़ों की वजह से अगर जो आपकी स्किन है वो डैमेज हो सकती है। तो इन चीज़ों को हमने ख्याल रखना है कि इस तरह की फोर्सेस से हम उसे अवॉइड करें। यानी स्किन को जो है आपने प्रोटेक्ट करना है। द नर्स परफॉर्म्स द फॉलोइंग प्रोसीजर टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट द स्किन ब्रेकडाउन। उसके लिए क्या क्या नर्स करेगी ऐसा कि हम अपनी स्किन को ब्रेकडाउन से बचा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूव्स द फोम बूट्स टू इंस्पेक्ट द स्किन, द एंकल एंड द एचिलस टेंडन 3 times a डे। दिन में 3 मरतबा आराम से मैनुअल ट्रैक्शन के साथ किसी दूसरे शख्स की हेल्प के साथ फोम बूट को रिमूव करके वहाँ की सारी स्किन को इंस्पेक्ट करना है, एंकल का एरिया इंस्पेक्ट करना है और ये जो एचिलस टेंडन होता है इसको इंस्पेक्ट करना है। और वो जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सेकंड नर्स की हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो एक्सट्रीमिटी है वो एक नर्स उसको सपोर्ट करेगी और दूसरी उसको इंस्पेक्ट करेगी, और अगर स्किन केयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है तो स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे। Palpates the area of the traction tapes daily to detect underlying tenderness। इसके अलावा जहाँ पे ट्रैक्शन अप्लाई की हुई है उसमें आपने पल्पेट भी करके देखना है कि वहाँ पे कोई हार्डन्स, बहुत ज़्यादा आपको हार्डन तो फील नहीं हो रहा, वहाँ पे टेंडरनेस तो फील नहीं हो रही। इसके अलावा प्रोवाइड्स बैक केयर एटलीस्ट एवरी 2 hours टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर। ये हम सबको पता है, सिर्फ और सिर्फ इसी सिचुएशन में नहीं, कोई भी बेड रिडन पेशेंट होते हैं, किसी भी ऐसी सिचुएशन के साथ आपके पास मरीज़ है जिसमें वो
बेड के ऊपर ही सारा दिन लेटा रहता है, बेड रिडन पेशेंट है, तो आपको पता है हमें उसको 2 आवर्ली पोजीशन भी चेंज करनी होती है और उसके साथ उसे बैक केयर भी प्रोवाइड करते हैं। बैक केयर में क्या करते हैं, सिंपल हम एक तो उसको क्लीन भी करते हैं बैक को और मसाज करते हैं। मसाज से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे इम्प्रूव होती है और प्रेशर अल्सर्स बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब 2 आवर्ली हम उसका प्रेशर रिलीज़ करवाते हैं यानी पोजीशन वगैरह चेंज करवाते हैं तो भी प्रेशर अल्सर्स बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। Uses special mattresses overlays such as air-filled high-density foam to prevent pressure ulcer. बैक केयर प्रोवाइड करने के साथ साथ पोजीशनिंग करने के चेंज करने के साथ साथ हम जो मैट्रेसेस होते हैं, स्पेशल मैट्रेसेस होते हैं, शायद आप लोग शायद वार्ड एरिया में तो फिलहाल नहीं गए हैं ड्यूटी परफॉर्म करने, तो जो एयर फिल्ड मैट्रेसेस होते हैं वो भी उनका मतलब काम होता है कि पूरे मैट्रेस में एयर को ना मतलब मूव कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि उसका प्रेशर बैक के ऊपर पड़ता है, बॉडी के ऊपर पड़ता है और उससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है जो हम हाथ से मसाज कर रहे थे। और दूसरी चीज़ का तो जब वो एयर फिल्ड होता है तो जो बॉडी का वजन होता है ना वो पूरा का पूरा देखिए एक मैट्रेस के ऊपर आके मतलब वजन जो होता है, वेट जो होता है वो बॉडी कि अपने पास नहीं रहता, उस मैट्रेस के ऊपर वो जो एयर होती है वो उसको काउंटर एक्ट कर रही होती है और इसकी वजह से वहाँ प्रेशर अल्सर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये तो हमने पढ़ लिया कि कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है वो एक ये हो सकती है कि स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है विच में लीड टू द प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन। सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन वाइल पेशेंट इज ऑन बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन। सो हमने ये देख लिया कि हमने इसको मॉनिटर किस तरह से करना है असेसमेंट के थ्रू और उसको मैनेज किस तरह से करना है यानी प्रिवेंट किस तरह से करना है प्रेशर अल्सर्स बनने से। अब नेक्स्ट आ जाता है नर्व डैमेज। स्किन ट्रैक्शन कैन प्लेस प्रेशर ऑन पेरिफेरल नर्व्स। जो हमने स्किन ट्रैक्शन अप्लाई की है वो जाहिर है लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है और अगर किसी नर्व के ऊपर उसने हम ख्याल तो रखते हैं लेकिन हो भी सकता है ना, तो वो पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर प्रेशर भी अप्लाई कर सकती है, प्रेशर भी प्लेस कर सकती है। व्हेन ट्रैक्शन इज अप्लाइड टू द लोअर एक्सट्रीमिटी, care must be taken to avoid pressure on the peroneal nerve at the point at which it passes around the neck of the fibula just below the knee. Pressure at this point can cause foot drop. एग्जाम्पल दी है एक यहाँ पे कि हम ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी के ऊपर, फॉर एग्जांपल टांग के ऊपर हमने ट्रैक्शन अप्लाई करनी है और लोअर लेग के ऊपर हमने ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। तो हमने ख्याल रखना है कि जब मुंह से अप्लाई कर रहे हैं तो पेरोनियल नर्व को हम डैमेज मीन्स हम उसको प्रेस ना कर दें, उसके ऊपर हमने प्रेशर को अवॉइड करना है और उसके लिए ऑब्वियसली हमें एनेटॉमी पता होनी चाहिए। हम तो नहीं अप्लाई करते हैं, हम तो ज़ाहिर है इन चीज़ों को असिस्ट ही करवाते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली उन्हें उन्हें भी एनेटॉमी पता होती है कि पेरोनियल नर्व कहाँ मौजूद है। बिलो बिल्कुल नी से नीचे जो फिब्यूला बोन है उसकी जो नेक होती है, जो नी के साथ जॉइंट बना रही होती है, उस नेक के पास जो है ये पेरोनियल नर्व वहाँ से गुजर रही होती है, तो हमने उस एरिया में प्रेशर अप्लाई करने से अवॉइड करना है क्योंकि अगर पेरोनियल नर्व पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो जाए और पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से पेशेंट को फुट ड्रॉप हो सकता है। The nurse regularly questions the patient about sensation and asks the patient to move the toes and foot। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है, डॉक्टर ने तो अप्लाई कर दिया, अब ये तो नहीं है ना कि अप्लाई कर दिया तो हम कहेंगे नहीं जी बस अभी कुछ नहीं हुआ पेशेंट को, तो पेशेंट तो ठीक है, उसके पेरोनियल नर्व को हमारी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में भी हमने उसका ख्याल रखना है। तो हम किस तरह से ख्याल रखेंगे कि हम पेशेंट से रेगुलरली क्वेश्चनिंग करते रहेंगे और इसके अलावा सेंसेशन से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करते रहेंगे। इसके अलावा पेशेंट से कहेंगे कि वो अपने टोज़ को फुट को मूव करता रहे, क्योंकि जाहिर है अगर वो मूव तभी कर सकेगा ना बेटा जब उसकी नर्व्स इंटैक्ट होंगी, अगर उसकी नर्व्स इंटैक्ट नहीं होंगी तो वो मूव नहीं कर सकेगा। अगर वो मूव कर रहा है, उसे कोई पेन दीजिए पाँव पर, हल्की सी कोई भी सेंसेशन दीजिए, वो उसे फील कर सकता है, तो इट मीन्स पेशेंट इज ओके। द नर्स शुड इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट ऑफ अ बर्निंग सेंसेशन अंडर द ट्रैक्शन बैंडेज और बूट। अगर पेशेंट आपको कंप्लेन करता है कि वो जो फोम बूट अप्लाई किया हुआ है उसमें उसको कहीं कोई बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है या फिर जो बैंडेज अप्लाई की हुई है उसमें उसको बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फौरी तौर पे उसे रिमूव करके इन्वेस्टिगेट करे, देखे कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और अगर इस तरह का कोई इशू उसको नज़र आता है स्किन ब्रेकडाउन का कुछ भी, तो अकॉर्डिंगली वो फिजिशियन के साथ उसको कंसल्ट करे। Dorsiflexion of the foot demonstrate function of the peroneal nerve।
अब हमें ये तो मैंने आपको सेंसेशन वगैरह से रिलेटेड बातें समझा दी सारी ना, न्यूरोवास्कुलर स्टेटस तो आपको पता है चेक करना ज़रूरी है। इसके बाद डॉर्सीफ्लेक्शन जो पोजीशन है फुट की, पाँव की, वो बेसिकली मेंटेन कर सकते हैं हम ड्यू टू द पेरोनियल नर्व। अगर हमारी पेरोनियल नर्व ठीक है तो हम डॉर्सीफ्लेक्स कर सकते हैं अपने फुट को, अदरवाइज नहीं कर सकते, अदरवाइज यूँ ड्रॉप हो जाता है फुट। सो वीकनेस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन और फुट मूवमेंट एंड इन्वर्जन ऑफ द फुट might indicate pressure on the common peroneal nerve. सो अगर अननेसेसरली इन्वर्जन हो रही है फुट की, फुट अंदर की तरफ मूव कर रहा है यानी टूवर्ड्स द बॉडी मूव कर रहा है, या फिर डॉर्सी फ्लेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहा, ड्रॉप हो रहा है, तो इस बात का ये मतलब है कि जो कॉमन पेरोनियल नर्व है उसके ऊपर प्रेशर कहीं ना कहीं से एक्सर्ट हो रहा है। इसके अलावा प्लांटर फ्लेक्शन डिमोन्स्ट्रेट फंक्शंस ऑफ द टीबियल नर्व। ठीक है जी, इसी तरह से टीबिया है हमारी, जो टीबियल नर्व है, प्लांटर फ्लेक्शन वो डिमोन्स्ट्रेट करे थे टीबियल नर्व के फंक्शन को। इन एडिशन द नर्व शुड प्रॉम्प्टली रिपोर्ट ऑल्टर्ड सेंसेशन और इम्पेयर्ड मोटर फंक्शन। इन सारी चीज़ों को अगर इसमें से किसी भी किस्म की सेंसेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसके मोटर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट सेंस नहीं कर पा रहा या फिर वो अकॉर्डिंगली मूव नहीं कर पा रहा, जो मूवमेंट होती हैं, तो उसको आप अपने जो फिजिशियन है उसके साथ कंसल्ट कर सकते हैं। सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट, सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट भी दिस इज़ अनदर कॉम्प्लिकेशन जो कि हो सकती है और उसे चेक करना ज़रूरी है। आफ्टर स्किन ट्रैक्शन इज अप्लाइड द नर्स असेसेस सर्कुलेशन ऑफ द फुट विद इन 15 to 30 मिनट्स एंड देन एवरी 1 to 2 आवर्स। सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट को भी चेक करना ज़रूरी है। जैसे ही स्किन ट्रैक्शन अप्लाई की है, नर्स जो है पहले तो 15 से 30 मिनट यानी आधे घंटे तक नर्स यानी पहले 15 मिनट्स के बाद चेक कर लें सर्कुलेशन, फिर अप्लाई किए हुए 30 मिनट्स हो जाएं तो सर्कुलेशन चेक कर लें, और उसके बाद हर 1 से 2 घंटे बाद सर्कुलेशन चेक करनी है। वो वही बातें हैं, रिपीट हो रही हैं। सर्कुलेशन असेसमेंट किस तरीके से करनी है? सर्कुलेशन असेसमेंट जो है, पेरिफेरल पल्सेस चेक करनी है हमने, वहाँ पे परफ्यूजन चेक करनी है, कलर स्किन का कैसा है, कैपिलरी रीफिल हो रही है या नहीं हो रही, टेम्परेचर क्या है फिंगर और टोज का, वो चेक करना है। इसके अलावा इंडिकेटर्स ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस इंक्लूडिंग यूनिलैटरल काफ टेंडरनेस, वार्मथ, रेडनेस एंड स्वेलिंग। इसके अलावा डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी पेशेंट को हो सकता है। उसके लिए आपको पता है कि काफ मसल्स में वो जो वेन्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती हैं, टेंडर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वार्मथ आपको फील होगा, रेडनेस और स्वेलिंग फील हो सकती है। दीज ऑल आर द इंडिकेटर्स ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर इसमें से किसी भी किस्म की कोई भी इंडिकेशन आपको नज़र आती है तो आप अपने जो कंसर्न जो भी फिजिशियन है उसके साथ अपने पेशेंट की कंडीशन को डिस्कस करेंगे। द नर्स आल्सो इनकरेज द पेशेंट टू परफॉर्म एक्टिव फुट एक्सरसाइजेज एवरी आवर व्हेन अवेक। उसी तरह से जो आपको बताया था कि लेटे लेटे जो आपके बॉडी पार्ट अलाउड हैं यानी इमोबाइल नहीं है, जिनको आप मूव कर सकते हैं, उससे आपने लेटे लेटे जो है फुट एक्सरसाइजेज हर घंटे में पेशेंट से कहना है कि वो लेटे लेटे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें। अब ये तो स्किन ट्रैक्शन पढ़ लिया हमने, अब नेक्स्ट आ जाता है स्केलेटल ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन कल भी डिस्कस किया था कि स्केलेटल ट्रैक्शन वो ट्रैक्शन होते हैं जो कि डायरेक्टली बोन को अप्लाई होते हैं। दिस मेथड ऑफ ट्रैक्शन इज यूज्ड ओकेजनली टू ट्रीट फ्रैक्चर्स ऑफ द फीमर, टिबिया एंड द सर्वाइकल स्पाइन। ये वाली जो ट्रैक्शंस हैं ये बहुत रेयर केसेस में यूज़ होती हैं। अगर फीमर का फ्रैक्चर हो, टिबिया, सर्वाइकल स्पाइन का, तो उसमें हम स्केलेटल ट्रैक्शंस अप्लाई करते हैं। द ट्रैक्शन इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द बोन बाय यूज ऑफ अ मेटल पिन और वायर। देखिए ये पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, आपने इनफैक्ट एक्चुअल में तो नहीं देखा होगा स्केलेटल ट्रैक्शन, बट इस तरह से ही आई हैव सीन, तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन विच इज़ अप्लाइड ऑन द स्कल। स्कल बोन में भी मैंने इवन इसी तरह के ट्रैक्शन अप्लाई हुए हुए देखे हैं। स्क्रूज होते हैं, पिन्स होते हैं, वायर्स यूज़ होती हैं जस्ट फॉर द एडजस्टमेंट। तो डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं इसमें। ठीक है जी, इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कि जब हम इसको फिक्स कर रहे हैं स्केलेटल ट्रैक्शन को, तो अननेसेसरी हम किसी ब्लड वेसल को डैमेज ना करें, किसी नर्व को डैमेज ना करें, मज़ीद कोई फ्रैक्चर ना हो इसकी वजह से, हमारे मसल्स, टेंडन और जॉइंट्स जो हैं उनको किसी भी चीज़ को हम अननेसेसरीली जो है डैमेज ना करें। Tongs applied to the head are fixed to the skull to apply traction that immobilize cervical fracture। जैसे cervical जो हमारी वर्टिब्राज हैं उनके भी अगर फ्रैक्चर हो जाते हैं तो ये टोंग्स ही है जो आपको भी नज़र आ रहा है ना, इस तरह के ये विंग टोंग्स इनको कहते हैं, ये अप्लाई किए जाते हैं स्कल में ताकि हम उसको इमोबाइल कर सकें। अगर सर्वाइकल फ्रैक्चर हुआ है तो उसे हम इमोबाइल कर सकें।
The orthopedic surgeon applies skeletal traction using surgical asepsis. Obviously बोन के अंदर डायरेक्टली एक चीज़ हमने इंसर्ट करनी है तो सर्जिकल प्रोसीजर होगा, लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस यानी बहुत स्टेरिलाइजेशन का, एसेप्टिक होना चाहिए सारा का सारा प्रोसीजर, हर चीज़ जो अप्लाई की जा रही है, इन्वायरमेंट, हर चीज़ का हमें ख्याल रखना है। ऑफन स्केलेटल ट्रैक्शन इज बैलेंस्ड ट्रैक्शन विच सपोर्ट द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, allows for some patient movement and facilitate patient independence and nursing care while maintaining effective traction। कुछ हमारी skeletal traction इस तरह की होती हैं जो कि balanced tractions होती हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर upper extremity के ऊपर हमने उसे सपोर्ट करने के लिए अप्लाई की है तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट की बाकी बॉडी तो ठीक है ना, तो हम पेशेंट की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम पेशेंट को मूवमेंट अलाउ कर देते हैं, उसकी इंडिपेंडेंस जो है उसको फैसिलिटेट करते हैं। When skeletal traction is discontinued, the extremity is gently supported while the weight are removed. The pin is cut close to the skin and removed by the physician. Internal fixation, cast or splints are then used to immobilize and support the healing bone। अब देखें skeletal traction हमने अप्लाई कर दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको दी है यहाँ पे उसकी स्केलेटल ट्रैक्शन में जो आपको मैंने जैसे अपर एक्सट्रीमिटी की एग्जांपल दी है, तो जब स्केलेटल ट्रैक्शन हमने जो डायरेक्टली बोन के ऊपर अप्लाई किया हुआ था, इतनी हील हो गई है बोन कि अब हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हमने अगर स्केलेटल ट्रैक्शन को डिसकंटिन्यू करना है तो बिल्कुल जो पिन्स अप्लाई की हुई हैं ज़ाहिर है उसके बिल्कुल क्लोजली उसको रिमूव किया जाता है और फिर फिजिशियन जो है उन पिन्स को रिमूव कर देते हैं स्किन से। इंटरनल फिक्सेशन, कास्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप यही आ जाता है कि जब वो हो गया है तो फिर हमें कोई इंटरनल फिक्सेशन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट requirement and indications for different type of fractures, internal fixators अप्लाई किए जा सकते हैं, स्किन ट्रैक्शंस लगाई जा सकती हैं, कास्ट अप्लाई किए जा सकते हैं, स्प्लिंट्स अप्लाई किए जा सकते हैं। क्योंकि अब जो बोन है वो पूरी की पूरी हील तो नहीं हो गई ना, अब हमने फर्दर उस बोन को सपोर्ट करना है, इमोबिलाइज करना है और उसको हील करना है। ठीक है जी। नर्सिंग इंटरवेंशंस इसकी क्या हैं? सबसे पहले इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द इफेक्टिव ट्रैक्शन। यहाँ पे भी ट्रैक्शन की इफेक्टिवनेस को आपने मेंटेन रखना है। व्हेन स्केलेटल ट्रैक्शन इज यूज्ड, द नर्स चेक्स द ट्रैक्शन apparatus to see that the ropes are in the wheel groove of the pulleys, that the weight hang freely and that the knots in the rope are tied securely। The nurse also evaluates the patient's position because slipping down in bed results in ineffective traction। देखें ट्रैक्शन की मेंटेनेंस वही चीज़ है जो हमने स्किन ट्रैक्शन के लिए भी पढ़ी थी, वही स्केलेटल ट्रैक्शन के लिए भी है कि ट्रैक्शन में जो भी अपरेटस इस्तेमाल हुआ है उस ट्रैक्शन को आपने, उस अपरेटस को आपने चेक करना है, इंश्योर करना है कि जो रोप है वही बातें जो कल भी डिस्कस की थी, रस्सी है उसके अंदर कोई अननेसेसरीली नोट्स नहीं है, पुली के अंदर से ठीक से गुजर रही है, जो ग्रूव है उसका जहाँ से उसे गुजरना चाहिए, जो वेट है वो उतना ही है जितना प्रिस्क्राइब्ड किया है फिजिशियन ने और वो हैंग हो रहा है फ्रीली। ऐसा तो नहीं है कि किसी बेड के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर उसकी सपोर्ट है तो फिर तो बॉडी पे फोर्स ही अप्लाई नहीं होगी, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। और पेशेंट की पोजीशन का भी ख्याल रखना है, पेशेंट अगर स्लिप हो गया तो भी ऑब्वियसली वो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, अदरवाइज ट्रैक्शन तो अप्लाई होगी पेशेंट को लेकिन वो बिल्कुल इनइफेक्टिव होगी ट्रैक्शन। Next nursing intervention है maintaining position. The nurse must maintain alignment of the patient's body in traction as prescribed to promote an effective line of pull. The nurse positions the patient's foot to avoid foot drop, plantar flexion, inward rotation and outward rotation. The patient's foot may be supported in a neutral position by orthopedic devices। देखें पोजीशन पेशेंट की मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर पेशेंट की पोजीशन मेंटेन होगी तो ही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर या फिर लाइन ऑफ पुल जो है वो इफेक्टिव होगा। और नर्स को पेशेंट की जो फुट की पोजीशन है किस तरह रखनी है, ऑब्वियसली स्ट्रेट होना चाहिए, पेशेंट फ्लेक्स नहीं होना चाहिए, पाँव इन्वर्जन नहीं होनी चाहिए यानी इनवर्ड रोटेशन नहीं होनी चाहिए और ना ही पेशेंट के पाँव की आउटवर्ड रोटेशन होनी चाहिए। उसको एक न्यूट्रल पोजीशन में स्ट्रेट रखना है ताकि जो भी हमने ऑर्थोपेडिक डिवाइस अप्लाई की है फुट सपोर्ट के लिए, एक एग्जांपल है वो जो हम फोम बूट अप्लाई करते हैं वो उसके अंदर फिक्स आ जाए। जिस तरह से स्किन ट्रैक्शन में हमने स्किन ब्रेकडाउन से प्रिवेंट करना होता है उसी तरह से स्केलेटल ट्रैक्शन में भी हमने स्किन ब्रेकडाउन से प्रिवेंट करना होता है। द पेशेंट्स एल्बो फ्रीक्वेंटली बिकम सोर एंड नर्व इंजरी may occur if the patient reposition by pushing on the elbows। देखिए अगर पेशेंट लेटा हुआ है उसको ट्रैक्शंस अप्लाई हुई हुई हैं तो जैसे एक एग्जांपल है
टांग पे अगर ट्रैक्शन अप्लाई हुई है, इवन एक्सटर्नल फिक्सेटर्स में भी ऐसा होता है, अगर वो अप्लाई किया हुआ है, पेशेंट इमोबाइल है और पेशेंट खुद से ऊपर होने की कोशिश करता है, तो वो उठ के तो इतनी उसके अंदर हिम्मत नहीं है, वो नहीं उठ सकता, लेकिन वो मूव होना चाहता है। आप सोचें एक पेशेंट 3 से 4 घंटे सीधा लेटा हुआ हो, उसकी कोई पोजीशन आके चेंज ना करवाए, कोई उसे असिस्ट ना करे, तो हम खुद भी अगर अपने घर में कभी बीमार हो तो क्या हम लेट सकते हैं 3 से 4 घंटे एक ही पोजीशन में? आपको पता है कितनी आई मीन कितना अनकंफर्टेबल होता है। तो अगर उसमें पेशेंट खुद से अपनी पोजीशन चेंज करना चाहेगा, वो और किसी तरह तो मूव नहीं कर सकता, फिर वो यही करते हैं पेशेंट्स के अपने एल्बोज के ऊपर प्रेशर दे के उसके सहारे वो ऊपर होने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट्स अगर बार बार होंगी, जाहिर है जो हमारी बेडशीट होती है उसके रिंकल्स हैं, उस पर डस्ट हो सकती है, और वैसे भी प्रेशर की वजह से जो एल्बोज होती है उनके ऊपर प्रेशर सोर्स या प्रेशर अल्सर्स बन सकते हैं। इन एडिशन, patients frequently push on the heels of the unaffected leg when they raise themselves। इसी तरह से पेशेंट की अगर समटाइम ये होता है कि हील, अगर एक पाँव, एक टांग इफेक्टेड है, दूसरी टांग अनइफेक्टेड है, तो वो उसके थ्रू मूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सब तो एक नेचुरल सी चीज़ें हैं। इतनी बड़ी हम गॉड फॉरबिड ये बातें नहीं करते कि ट्रैक्शन अप्लाई हुई हैं, स्किन या स्केलेटल ट्रैक्शन, लेकिन वैसे भी हम भी अगर घर में थोड़ा बहुत इस तरह से किसी भी किस्म की कोई छोटा मोटा भी फ्रैक्चर हो जाए, उसे इमोबाइल किया गया हो, तो यही तरीका कार होता है मूव करने का। तो पेशेंट भी इसी तरह से अपनी जो लेग के ऊपर जो यानी अगर एक अफेक्टेड लेग है, अनअफेक्टेड लेग की जो हील है उसको यूज करके वो पुश करता है। दिस डिगिंग ऑफ द हील इनटू द मैट्रेस में इंजर द टिश्यूज, देयरफॉर द नर्स शुड प्रोटेक्ट द एल्बोज एंड हील्स एंड इंस्पेक्ट देम फॉर प्रेशर अल्सर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नर्सेज ने एल्बो, वैसे तो पूरी बॉडी के जो प्रेशर अल्सर्स है उनको इंस्पेक्ट करना है, लेकिन एल्बोज और जो हील्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको आपने अच्छे से चेक करना है। To encourage movement without using the elbows or heel, a trapeze can be suspended overhead within easy reach of the patient। अब देखें, इसके लिए अगर हमने पेशेंट को मूवमेंट अलाउ की हुई है, पेशेंट मूवमेंट कर सकता है, तो इसका सोल्यूशन भी निकालना ज़रूरी है। तो इसके सोल्यूशन बेस्ट ये होता है कि जो पेशेंट का जो बेड होता है उसके ऊपर एक ट्रेपीज हैंग कर दिया जाता है, और वो ओवरहेड हैंग कर दिया जाता है, और वो पेशेंट की रीच में होना चाहिए, यानी वो इतना ऊंचा ना हो कि पेशेंट का हाथ ही ना जा सके, इजीली पेशेंट उसे पकड़ सके। तो फिर पेशेंट उसकी हेल्प से, बजाय इसके कि एल्बोज को यूज़ करे या हील्स को यूज़ करे, पेशेंट उसे यूज़ करके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अब ट्रेपीज किस किस्म का होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में एक पिक्चर के साथ दिखाया था, अगर किसी को याद हो तो दोबारा दिखा देती हूँ। ट्रैक्शन के साथ ही मैंने आपको दिखाया था पिक्चर में, ये देखें, ये जो ऊपर वाली पिक्चर है इसमें आपको ये एक ट्रायंगल शेप का हैंग हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा, और ये सिचुएशन भी वैसी ही है। देखें, पेशेंट की एक लेग जो है वो सस्पेंडेड है, और इसको मूव नहीं कर सकता पेशेंट, और जो है जाहिर है फिर वो दूसरी हील को यूज़ करके मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये ट्रेपीज जो है ऊपर हैंग हुआ हुआ है, इसकी मदद से पेशेंट मूव कर सकता है। बेटा खान साहब अपना इंटरनेट कनेक्शन रिफ्रेश करें, आ जाएगी आवाज़। चलें जी। अच्छा, स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट्स सच एज ischial tuberosity, popliteal space, HLS tendon and heel for lower extremity are assessed for redness and skin breakdown। ये दो स्पेसिफिक पार्ट्स तो हमने आपको बता दिए। इसके अलावा जो स्पेसिफिक और फर्दर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये एग्जांपल्स चंद मैंने यहाँ पे आपको दी हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पेशेंट ने जो है, पेशेंट को जो है हमने पूरा असेस करना है। तो जो भी प्रेशर अल्सर्स बनने के पॉइंट्स हैं, प्रेशर एरियाज हैं, उनको स्पेशली असेस करना है स्किन ब्रेकडाउन के लिए। Back care is provided if needed and keep the bed dry and free of crumbs and wrinkles। Wrinkles free होनी चाहिए। Wrinkles are also the cause of pressure ulcers and skin abrasions, so wrinkle free bed sheet होनी चाहिए। A pressure relieving air filled or high density foam mattress overlay may reduce the risk of pressure ulcer। ये वही air filled mattresses यूज कर सकते हैं। For change of bed linen, the patient raises the torso while nurses on both sides of the
bed rolled down and replace the upper mattress sheet. Then, as the patient raises the buttocks of the mattress, the nurse slides the sheet under the buttocks. Finally, the nurse replaces the lower section of bed linen while the patient rests on the back. Sheets and blankets are placed over the patient in such a way that the traction is not disrupted. अच्छा, अब जो बेड लिनन आपने चेंज करना है उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। पहले पेशेंट अपना टॉर्सो थोड़ा सा उठाए, वहां से आपने उसको फोल्ड कर लिया, फिर बटक से ने पूरी बॉडी पर स्टेप बाय स्टेप आप जो है दो नर्सेज मिलके पेशेंट को सपोर्ट करते जाते हैं और वो रोल करके आप जो शीट होती है उसको रोल करते जाते हैं और साथ ही दूसरी शीट आप बिछाते जाते हैं। लेकिन लिनन या ब्लैंकेट कोई भी चीज़ प्लेस करते हुए या फिर रिप्लेस करते हुए आपने इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो ट्रैक्शन अप्लाई की गई है उसकी इफेक्टिवनेस ख़राब ना हो। जो ट्रैक्शन अप्लाई की गई है वो ट्रैक्शन जो है वो हिले नहीं, किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो वो। ओके, same, monitoring neurovascular status. The nurse assesses the neurovascular status of the immobilized extremity at least every hour initially and then every 4 hours. शुरू में हर 1 घंटे बाद, 4 घंटे तक हर 1 घंटे बाद जब ये ट्रैक्शन अप्लाई हुई है स्केलेटल ट्रैक्शन, तो 4 घंटे तक हर 1 घंटे के बाद आपने न्यूरोवास्कुलर स्टेटस चेक करना है और उसके बाद हर 4 घंटे बाद आपने चेक करना है। The nurse instructs the patient to report any changes in sensation or movement immediately so that they can be promptly evaluated. अगर आपने नर्स ने कोई भी ऐसी चेंजेस महसूस की हैं, सेंसेशंस फील की हैं या मूवमेंट में कोई मसला है, तो आपने प्रॉपरली उसको evaluate करके फिजिशियन के साथ कंसल्ट करना है। DVT, deep vein thrombosis, it is a significant risk for the immobilized patient. The nurse encourages the patient to do active flexion or extension ankle exercise is an isometric contraction of the calf muscles 10 times an hour while awake to decrease venous stasis. In addition, anti-embolism stockings, compression devices and anticoagulant therapy may be prescribed to help prevent thrombus formation. देखिए जी, DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी जो होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस को कहा जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हर इमोबिलाइज पेशेंट में हो सकता है। सबसे पहले तो ये बात का आपको क्लियर होनी चाहिए, यानी ज़रूरी नहीं है कि किसी को स्किन ट्रैक्शन या ये ट्रैक्शन किसी भी वजह से पेशेंट इमोबाइल होता है तो ऐसे पेशेंट्स को जो है वो डीवीटी हो सकती है। डीवीटी बेसिकली होती किस वजह से, ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो वीनस स्टेसिस की वजह से, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो रुकना शुरू हो जाता है, क्लॉट होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से वो स्वेल करना शुरू हो जाती है। डीवीटी को खैर आप उसमें पूरा जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। तो जो इसके इसी तरह से यहाँ पे भी रिस्क है, तो इसके लिए वही सारी चीज़ें हैं। पेशेंट को बताना है लेटे लेटे एक्सरसाइजेस करें, एंड पाँव को फ्लेक्स करें, रिलैक्स करें। फिर मैंने आपको डिफरेंट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बताई थी कि लेटे लेटे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें। इसके अलावा स्टॉकिंग्स होती हैं। स्टॉकिंग्स का मकसद ये होता है, वो लेग्स के ऊपर अप्लाई कर पहना दी जाती है। उनका मकसद ये होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती हैं। दूसरी कंप्रेशन डिवाइसेस भी इस्तेमाल की जाती हैं और इसके अलावा एंटीकोगुलेंट थेरापी। एंटीकोगुलेंट का भी यही मतलब है कि वो ब्लड को जो है वो थिन करती है, कोगुलेशन को कम करती है, तो उसकी वजह से इन सारी चीज़ों के चांसेस, डीवीटी के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अच्छा, सारा ने कोई क्वेश्चन किया है हमसे, मैनोमीटर क्या मतलब सारा, किन पेशेंट्स की बात कर रही हैं, किन पेशेंट्स में मैनोमीटर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा क्लियर करें अपना क्वेश्चन। मैनोमीटर को प्रेशर मेजर करने के लिए जो मीटर यूज होता है उसे कहते हैं ना, लेकिन आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझे कि किस सेंस में आप पूछ रहे हैं, जरा दोबारा क्लियर करें अपना क्वेश्चन। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम प्रोवाइडिंग पिन साइड केयर। जो स्केलेटन ट्रैक्शन अप्लाई किया, जाहिर है उसकी पिन्स हैं जो स्किन के अंदर जा रही हैं, बोन तक जा रही हैं, तो उनकी केयर भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी ना। मैम ये डिब, क्या मतलब ये डिब, व्हाट इज DIB?
अच्छा, पिन साइट केयर जो है, द वोंड एट द पिन इंसर्शन साइट रिक्वायर्स अटेंशन। सबसे पहले तो ये है कि जहाँ पे हमने पिन इंसर्ट किया हुआ है उस पिन के पास ज़ाहिर है वो वूंड बन जाता है ना, तो उस वूंड को तो सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। हमारा गोल क्या है? सारा न्यूरोवास्कुलर सिस्टम को चेक करने के लिए ना बेटा जी, नहीं ऐसा नहीं है कि हम मैनोमीटर यूज़ करते हैं। जो हमारा न्यूरोवास्कुलर सिस्टम है उसको बेस्ट असेस करने का तरीका ही यही है कि हम उसकी जो है कैपिलरी रीफिल को चेक करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है, और इसके अलावा हम उसकी सेंसेशंस को चेक करते हैं। ये ही बेस्ट मेथड होता है और इसी के थ्रू हम इन चीज़ों को चेक करते हैं। ठीक है जी। अ, बुरी बात है। कैसे बात, कौन है ये और कैसे बात कर रहे हैं आप कि ये साइको है? बुरी बात है, इस तरह नहीं बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि जो पिन है, पिन की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द गोल इज़ टू अवॉइड इन्फेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। आपको पता है कि बोन के अंदर एक चीज़ गई हुई है तो बोन का इन्फेक्शन भी हो सकता है। हमारा यहाँ पे गोल सबसे पहला यही है कि हम इन्फेक्शन से अवॉइड करें, इन्फेक्शन से अपने पेशेंट को बचाएं, क्योंकि अगर वो वूंड इन्फेक्टेड हो गया, जिस वूंड से गुजर के वो पिन अंदर बोन तक जा रही है, तो ऑब्वियसली वो अपना इन्फेक्शन बोन तक भी लेके जाएगी साथ। तो ये हमारा गोल है कि हम इन्फेक्शन को अवॉइड करें और ओस्टियोमाइलाइटिस से अपने पेशेंट को प्रिवेंट करें। फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स आफ्टर इंजर्शन द साइट इज कवर्ड विद अ स्टेराइल एब्जॉर्बेंट नॉन स्टिक ड्रेसिंग एंड अ रोल्ड गॉज और एक टेप बैंडेज। सबसे पहले जब हमने पेशेंट को स्केलेटल ट्रैक्शन अप्लाई कर दिया, पहले 48 घंटे 48 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट 48 आवर्स में आपने उस सारे एरिया को, जो वूंड वाला एरिया है, पिन साइट है, उसको आपने स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ, स्टेराइल बैंडेज के साथ उसको कवर रखना है और उसके ऊपर हम सिंपल गॉज बैंडेज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जाहिर है वो स्टेराइल होगा तो वो उसको स्टेरिलिटी को मेंटेन रखेगा। आफ्टर दिस टाइम अ लूज कवर ड्रेसिंग और नो ड्रेसिंग इज रिकमेंडेड। ठीक है जी। उसके बाद तो सारा क्या कह रही हैं, जब हमारी ड्यूटी शुगर सेंटर में लगी थी तो हम इसको यूज़ करते थे डायबिटिक पेशेंट की सेंसेशन को चेक करने के लिए, इसलिए पूछा। अच्छा ठीक है बेटा सारा, अगर वहाँ देखो मैंने आपसे क्या बात की थी कि हम जो चीज़ें डिस्कस करते हैं स्पेशली नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, देखें एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हमारा सब्जेक्ट है ऑब्वियसली एच, इसमें हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, हर हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती। तो हमारा फर्स्ट फोकस, पहला हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हम अपने अपनी स्किल्स से, बीइंग अ नर्स हमारी अपनी स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम अपने पेशेंट्स को बेनिफिट दे सकें। तो ऑब्वियसली जहाँ ये इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, इतनी फैसिलिटीज़, इतने रिसोर्सेज जिन हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, वहाँ तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं उन्हें। लेकिन अगर ये फैसिलिटीज़, ये रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद ना हो तो इस बात का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हमें पता ही ना हो हाउ टू चेक द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस ऑफ अ पेशेंट। लेकिन बिल्कुल जहाँ मौजूद है वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, पिन साइट केयर इज़ परफॉर्म इनिशियली 1 और 2 टाइम्स अ डे। स्टार्ट में पिन साइट की केयर प्रोवाइड करेंगे हम 1 से 2 मरतबा पूरे दिन में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पिन केयर नीड्स टू बी इंक्रीज इफ मैकेनिकल लूजनेस ऑफ पिन्स और अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन आर प्रेजेंट। अगर मैकेनिकली आपको नज़र आ रहा है कि ये पिन ढीला हो गया है या फिर आपको कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन के साइन क्या क्या होते हैं बेटा जी, वहाँ आपको स्वेलिंग नज़र आ सकती है, एडिमा नज़र आ सकता है, वहाँ से कोई पुरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है, इरिथीमा मतलब वहाँ की स्किन थोड़ी सी हार्डन और रेडन हो सकती है, टेंडरनेस फील हो सकती है, ये सब इन्फेक्शन के साइन है। अगर इनमें से कोई भी साइन आपको नज़र आता है तो आपको पिन केयर को, पिन की जो केयर है, एक तो उसको फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना होगा और कंसल्ट करना होगा फिजिशियन के साथ। द नर्स मस्ट इंस्पेक्ट द पिन साइट एवरी 8 आवर्स फॉर रिएक्शन। हर 8 घंटे बाद आपने चेक करना है पिन साइट को, क्योंकि नॉर्मल चेंजेस जो कि पिन साइट पे आएंगी आफ्टर इंसर्शन, क्या नॉर्मल चेंजेस ही आ रही हैं? क्योंकि देखिए पिन इंसर्ट की उसके आसपास की स्किन अगर हेल्दी रहेगी, इन्फेक्शन नहीं होगा तो वो हील होना शुरू हो जाएगी ना, तो वो तो नॉर्मल चेंजेस हैं। तो क्या वो नॉर्मल चेंजेस हैं या फिर कोई किसी भी किस्म के अगर इन्फेक्शन के साइन आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना और चेक करना नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलें ठीक है, यहीं से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो है, अब होप्स हो कि मेरे साथ आपकी क्लास तकरीबन एक एक हफ्ते बाद होगी, तो तब तक दूसरे टीचर्स आपके साथ इन टच रहेंगे इंशाल्लाह। एक हफ्ते बाद हम अपनी क्लासेस को यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। अब तमाम स्टूडेंट जो हैं
अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए विद रोल नंबर। नफीसा निम्रा सुहेल 31 Janet Jamshed Dika Sifton Fiza Munir 52 38 82 रोड 6 पे 29 पे समर 46 32 30 13 क्यों आप लोग लड़ते भी हैं क्या? ऑनलाइन क्लास में भी लड़ते हैं बेटा? थैंक यू सनानाज, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। अच्छा, माहम रोल नंबर 18। खानसा 16 खानसा 16 मारिया अब्दुल्ला रोल नंबर 20। ओके, मैकुन्निसा रोल नंबर 23। मोहम्मद यासिर। यासिर बेटा, आप कल क्लास में नहीं थे? वाई यू आर नॉट इन माई क्लास यस्टरडे? तनवीर Afghanistan 47। बिनीश के बाद रिदा है 36 रोल नंबर पे। रिदा 36। मोहम्मद फैसल, मैम ईद मुबारक। खैर मुबारक मोहम्मद फैसल, और आपको भी ईद मुबारक हो। बिनीश सरवर। सनानाज, आई डोंट नो, एक दूसरे को पागल बोला जा रहा है ऑनलाइन क्लास में, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या इतना लड़ते हैं आप लोग? ऑनलाइन क्लास में भी लड़ेंगे क्या? मैं भी इस चीज़ की तो कंप्लेन करती हूँ ना एडमिन को। ठीक है, ज़ेब कौन है? ज़ेबुन्निसा है ना, आई थिंक ज़ेबुन्निसा। ठीक है जी बेटा, बता तो देती हूँ, बता दूंगी, डोंट वरी। 34 34।
ओके 36 स्टूडेंट हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क करवाई है। 32 हो गई, जॉन की अटेंडेंस हो गई। उसके बाद 32 साफिया की आई थिंक हो चुकी है। साफिया आपकी अटेंडेंस हो गई है। 32 के बाद जैनब रिजवान। 37 पे रिदा तनवीर की भी हो गई है। ठीक है जी, अटेंडेंस हो गई है आप सबकी जिसने मार्क करवाई है। नाम सुन लें जो जो एब्सेंट है, अगर किसी की रह गई है तो बता दीजिएगा बेटा। अ, अमारा तैयब एब्सेंट हैं, अक्सा लियाकत एब्सेंट हैं, अरूज फवाद, आयशा, हाफिज़ा फरवा, मदीहा फातिमा, महानूर। महानूर प्रेजेंट है एब्सेंट है? बताएं ज़रा मुझे। महानूर मेरे पास एब्सेंट हैं। तलहा एब्सेंट हैं, राबिया हसन, रसब, सबा परवेज़, सायरा, सारा, शहबाज, ज़ैनब शब्बीर, ज़ुनैरा और अक्सा तमसील। अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है, मैंने आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क की, तो आप मार्क करवा लीजिए। ठीक है जी। फरवा प्रेजेंट है। फरवा बेटा नाम नहीं आ रहा ना, इतना अजीब आईडी के ऊपर नाम लिखा हुआ है कि मुझे, मैं तो बोल भी नहीं सकती, मेरे लिए तो बहुत अनएथिकल है। फरवा के कह रहे हो ना? फरवा का रोल नंबर क्या है? फरवा की अटेंडेंस, वेयर इज फरवा? फिजा। अल्लाह, मुझे बच्चों के नाम बड़ी मुश्किल से याद होते हैं, मैं क्या करूं? ये देखो ज़रा, मुझे फरवा नज़र ही नहीं आ रही। एक एक बच्चे का नाम देखना पड़ेगा। यू पीपल डोंट वरी, आई विल हैंडल दिस इशू। ये आप छोड़ दें, आप लोग अपने यहाँ पढ़ने आते हैं, अपने जो है पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें बस। ठीक है जी, चलें, टाइम काफ़ी हो गया है, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होने लगी है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है जी। अच्छा, हाफजा फरवा, ठीक है, आपकी अटेंडेंस हो गई है बेटा जी। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में